हेलो कमांडो। वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्री मेंडेलियन थ्योरी क्या होता है, पैनजेनेसिस क्या होता है, एपिजेनेसिस क्या होता है, विजमैन ने किस तरह का थ्योरी दिया। इसके बाद हम लोगों ने मेंडल्स के बारे में समझा, मेंडल्स ने क्यों मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेलेक्ट किया। उसके बाद किन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर मेंडल ने स्टडी शुरू किया, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, दैट इज़ 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। इसके साथ साथ हम लोग ने मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस भी देखा। टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, दैट इज़ 1:1। इन द सेम वे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देखें, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखें क्या कि 2 कैरेक्टर्स को लेकर जब एक साथ काम किए थे, एक साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए 2 कैरेक्टर को सेलेक्ट किए थे, और इसीलिए इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा कि 4 डिफरेंट टाइप्स का फिनोटाइप मिलता है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या देखे, 9:3:3:1, जिसमें देखे थे कि 9 जो है वो राउंड येलो होता है, 3 राउंड ग्रीन होता है, 3 रिंकल्ड येलो होता है, और लास्ट का 1 जो होता है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन होता है। दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था कि उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या था। जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। और साथ साथ हम लोग ने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या देखा, दैट इज 1:1। अब हम लोग बात करेंगे कि आज कि जो पहले मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, उसके आधार पर कुछ उनको लॉ मिला, कुछ प्रिंसिपल मिला, जिसको यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब करवा रहे थे तो वहाँ पर 2 प्रिंसिपल मिले, 2 लॉ मिले। क्या था, फर्स्ट लॉ वाज क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हम लोग 2 बात वहाँ पर समझे थे। यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, घबराने की बात नहीं है। पहले क्या बोले कि जब मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तो उसमें देखे थे क्या कि एक कैरेक्टर्स के लिए जो जीन था और उसका अल्टरनेट फॉर्म जब एक साथ रह रहा था, मतलब कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में था तब क्या था, होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर तो कोई जीन सेपरेट हो रहा है, दोनों का इफेक्ट एक ही जैसा दिखेगा। लेकिन जब ये हाइब्रिड के केस में आ गया था तब क्या देखे थे कि ये कैपिटल टी जो है ये स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था। तो जब वहाँ हम लोग F2 क्रॉस किए थे, मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन में क्या देखे थे कि ये जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब गैमेट्स आता है, जब जीन आता है, तब ये ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये दोनों सेपरेट हो जाता है, ये एक साथ नहीं रहता है। और इसी को हम लोग बोले थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है। और उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जब F1 हाइब्रिड बन रहा था, जब पेरेंट्स को क्रॉस करवा रहे थे, जैसे पेरेंट्स का था टॉल और ड्वार्फ, और इसका गैमेट कैपिटल टी और इसका गैमेट स्मॉल टी, और इन दोनों को जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तब मिला था हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको बोले थे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो हमको प्लांट्स मिला था वो फिनोटिपिकली क्या था, टॉल था। टॉल था तो जब इसको जीनोटाइप देखा गया तो क्या देखे कि कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉल टी। तो यहाँ से हमको ये भी बात पता चला कि डोमिनेंस क्या है, रिसेसिव जीन क्या है, ये भी बात पता चला। क्लियर है। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड अपॉन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब करवा रहे थे तब उनको मिला। मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और वो जो रूल्स बनाए थे आज के टाइम में उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ और द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए एनसीईआरटी बोल रहा है फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि सबसे पहले मेंडल ने जो अपना प्रिंसिपल बनाया था, अपना जो उनका जो जनरल जो प्रपोज किए थे, तो उसमें बतलाए थे सबसे पहले उन्होंने देखा था
कि जब हाइब्रिड कंडीशन में रहता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहता है, तब उससे जो गैमेट्स बनता है उसके लिए दोनों जीन्स आपस में जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। देखिए, ये लकीर का फकीर मत बनिएगा, हमने वहाँ भी बोला था अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर पूछ दिया कि मेंडल्स का फर्स्ट नियम क्या है और वहाँ पर ऑप्शन में लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द वेरी मच राइट आंसर। क्लियर है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सही रहेगा। लकीर का फकीर नहीं होना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ तभी कंडीशन दे सकता है जब आप एम्स का या जिपमर का दीजिएगा। एम्स में जब स्पेसिफिक पूछेगा तब वहाँ पर आप उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या बोलता है। तो अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हम लोग, मेंडल्स ने क्या बोला था कि मेंडल्स का जो भी कोई एक कैरेक्टर है वो एक फैक्टर से कंट्रोल होता है। क्या चीज़ से कंट्रोल होता है? फैक्टर्स। वो जीन नहीं बोले थे, जैसे हम लोग कैपिटल टी की बात करते हैं तो ये आज के टाइम में हम इसको बोलते हैं जीन, लेकिन मेंडल ने इसको जीन नहीं बोला था, इसको उन्होंने बोला था फैक्टर, ठीक है। तो मेंडल्स ने क्या बोला था कि जो भी कैरेक्टर हम लोग प्लांट्स में देख रहे हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स और फैक्टर्स, और ये जो फैक्टर्स होता है ऑलवेज अकर इन द पेयर फॉर्म, ठीक है। तो जब डिसिमिलर टाइप का कहने का मतलब क्या हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये जो दोनों टाइप के अगर पास पास रहे तो इसमें से एक डोमिनेट करेगा, एक एक्सप्रेस कर पाएगा और एक एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसको हम लोग बोल देते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम लोग बोल देते हैं रिसेसिव, ठीक है। और ये हमको, अच्छा ये रिसेसिव F1, ये जो हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन बतला रहे हैं तो ये कब बनता है, पेरेंट्स को आपस में कंबाइन करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में मिलता है, ठीक है। तो जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर रहा है दैट इज रिसेसिव, ठीक है। और ये रिसेसिव कब शो करेगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। होमोजाइगस कंडीशन में मतलब इससे ये भी बात पता चली कि जब F1 जनरेशन में रहता है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना कैरेक्टर को खो दिया है, ठीक है। वो अपने कैरेक्टर को होल्ड किए हुए रहता है, जब वो सेग्रीगेट करता है उस जीन से, उस एलील से दूर भागता है, और जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। और जब कब एक्सप्रेस कर पाता है, जब F2 जनरेशन में हम लोग देखते हैं तब उस F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर देता है, और फिनोटिपिक रेशियो क्या बना देता है 3:1 मोनोहाइब्रिड में, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही देखे थे। क्लियर है बात। चलिए अब देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स आज के टाइम में हम लोग इसको जीन बोलते हैं, ठीक है। और दिस फैक्टर्स आर अकर इन पेयर, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो वो जो भी जीन्स होते हैं वो सारे के सारे पेयर फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है। इन ए डिसिमिलर pair of factors, one member of a pair dominate, that is called the dominant, the other is called recessive. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1 and expression of both in F2 generation. क्या बात बोले कि F1 में एक ही पेरेंटल को एक्सप्रेस कर पाता है, और वो किसकी वजह से, डोमिनेंस की वजह से। सेकंड नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। लेकिन जब F2 जनरेशन की बात आती है तो दोनों जीन अपने आप को, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्लियर है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। और 3:1 क्या है, दैट इज फिनोटाइप। तो इसमें हमको क्या मिल गया था, F1 में तो हमको मिला था, देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि जैसे F1 की बात कर रहे थे तो F1 में तो हमको सारा का सारा प्लांट्स क्या मिल गया था, टॉल मिल गया था,
ठीक है। और वहीं हम लोग F2 जनरेशन की बात करते हैं तो 3:1 मिला था, जिसमें से 3 प्लांट तो था टॉल और 1 प्लांट था ड्वार्फ। मतलब क्या यहाँ बात पता चला कि F1 जनरेशन में एक ही कैरेक्टर पेरेंट्स के जैसा, पेरेंट्स क्या लिए थे, एक टॉल लिए थे, एक ड्वार्फ लिए थे, लेकिन F1 जनरेशन में एक सिर्फ टॉल दिखा। मतलब टॉल कैरेक्टर जो है, टॉल जीन है, वो डोमिनेट कर रहा है रिसेसिव के ऊपर, दैट इज स्मॉल टी के ऊपर। और वही सेकेंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, वो जो F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, रिसेसिव जीन था, वो F2 जनरेशन में अपने आप को शो किया। और यहाँ पर F2 में दोनों टाइप का हमको पेरेंट्स मिले, पेरेंट्स के समान प्रोपोर्शन मिला, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलिए, गुड। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले पढ़ लिए हैं, और वही फिर से इसमें बात बोल रहा है कि जब F2 जनरेशन में गैमेट, F1 का जब गैमेट बन रहा होता है, जैसे क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये जब गैमेट बनता है तो ये क्या होगा, सेपरेट होगा, ये दोनों जीन सेपरेट होगा। सेपरेट होगा तो कैपिटल टी अलग होगा और स्मॉल टी अलग होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, सेग्रीगेट करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चूंकि जब गैमेट बनता है तो ये देखिए, ये भी गैमेट बना और ये भी गैमेट बना, तो दोनों गैमेट बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है। प्योर कहने का मतलब ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी अपना कैरेक्टर नहीं खोया है, ड्वार्फ का कैरेक्टर रखे हुए है अभी भी, ठीक है, और ये टॉल का कैरेक्टर रखे हुए है, टॉल का। तो इस तरीके से जो गैमेट बन रहा है बिल्कुल प्योर फॉर्म में बन रहा है, और इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स जो भी बन रहा है बिल्कुल 100% प्योर है। चूंकि यहाँ पर हाइब्रिड से, ये क्या देख रहे हैं, हाइब्रिड से गैमेट बन रहा है और ये हाइब्रिड स्प्लिट हो रहा है तब बन रहा है, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी बोलते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 2 टर्म और एडिशनल ऐड कर लीजिएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ क्या है, देख लेते हैं। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग and that both of the characters are recovered in F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage। ठीक है, क्या बात बोला कि F1 स्टेज में क्या हुआ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन F2 जनरेशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, और जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो F1 में ये जो कैरेक्टर है जो नहीं शो कर पाया वो ख़त्म हो गया या इसके साथ मिक्स हो गया, नहीं, वो अपने आप को अभी भी बरकरार करके रखे हुए, अपना कैरेक्टर को होल्ड करके रखे हुए, अपने कैरेक्टर को लूज़ नहीं होने दिया है। वो अपना एक्सप्रेशन F2 जनरेशन में दिया जब वो, क्या बोल रहे हैं, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आया। क्लियर बात? देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दो द पेरेंट्स कंटेन्स 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स ऑफ एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ए गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। क्या बतला है, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये जब सेपरेट होता है तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी। तो ये जो दोनों सेपरेट होता है और गैमेट बनाता है, प्योर गैमेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। देखिए, while heterozygous produces 2 kinds of gametes, each with having one allele equal with equal proportion। पेरेंट्स क्या बोल रहा है कि वो एक टाइप का गैमेट बनाएगा। जैसे देखिए कैपिटल टी है, एक टॉल पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स क्या है, टॉल, तो ये कैसा गैमेट बनाएगा, एक ही टाइप का बनाएगा, दैट विल बी द कैपिटल टी। और वहीं पर जब स्मॉल टी के साथ रिएक्ट करके जब F1 हाइब्रिड आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तब ये क्या बनाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आने के बाद 2 टाइप का गैमेट बनाएगा, एक स्मॉल टी और दूसरा कैपिटल टी बनाएगा। ठीक है, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
मेंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने देखा। मेंडल्स के मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दो प्रिंसिपल बने, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये याद रखिएगा। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस से पता चला था। तब मेंडल्स ने इसको जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे तब एक प्रिंसिपल का नाम दिया, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या बोले थे कि जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये दो जीन यहाँ पर हैं, दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। एक राउंड सीड के लिए है और एक कलर के लिए है, सीड का कलर के लिए, दैट इज़ येलो इन कलर। बट ये जब सेपरेट होते हैं, ये जब ये जीन सेपरेट होते हैं, जैसे ये कैपिटल आर हो गए और ठीक उसी तरीके से ये कैपिटल बाई हो गए, तो ये जीन कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर के साथ ही रहेगा, वाई के साथ ही रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसी के साथ भी मिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ मिक्स, अपने आप के साथ मिक्स नहीं होंगे, ये इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, वो किसी और के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसी को बोले मेंडल ने कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब वो किसी के साथ जाकर मिक्स हो सकता है। कब उनको पता चला था? ये जब F2 जनरेशन किए थे तब उनको बात पता चला कि देखे क्या कि 10 टोटल कितने देखे थे, 16 प्रोजेनी F2 जनरेशन में देखे थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें से देखे 10 तो बिल्कुल पेरेंट्स के समान दिखे। यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स है, 6 जो ऑफस्प्रिंग मिला वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली किसी के साथ गैमेट जो है वो जुड़ सकता है, और इसीलिए उस प्रिंसिपल को नाम दिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, चलिए लिखा हुआ क्या है देख लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक राउंड येलो रिंकल्ड येलो, क्या बोल रहे हैं, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल ग्रीन अपीयर्स इन रेशियो 9:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 9:3:1। सच ए रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स for Mendel studies, that Mendel study. The ratio of 9:3:1 is derived by the combination of 3 yellow and 1 green with 3 round and 1 wrinkle। ठीक है, और इस तरीके से उनको 9 क्या मिल गए, राउंड येलो मिल गए, 3 रिंकल्ड येलो मिल गए, 3 रिंकल्ड ग्रीन राउंड ग्रीन मिल गए, और 1 रिंकल्ड ग्रीन मिल गए। ठीक है, अभी तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग चर्चा करना बाकी है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या मेंडल्स ने पाया कि बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन प्लांट्स differing in 2 traits, Mendel proposed second set of generalization that we call the Mendel's law of independent assortment। और ये क्या बोलता है कि when 2 pairs of trait, देखिएगा जो हम बात बताए वही बात यहाँ बोल रहा है, when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। ठीक है, जैसे 9:3:1 मिला ना, तो ये कब मिला? ये हमको मिला F2 जनरेशन में। तो अब देखिए F1 जनरेशन का हाइब्रिड क्या था, तो राउंड कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। अब यहाँ से जो गैमेट बन रहा है वो इंडिपेंडेंटली किसी के साथ जुड़ रहा है। तो गैमेट क्या क्या यहाँ पे बना, तो गैमेट देखिए, गैमेट कितना बनेगा, गैमेट बनेगा 4 टाइप का। कौन कौन सा, तो कैपिटल आर, अभी देखिए कैपिटल आर जो है वो बाई के साथ एक बार जुड़ गया, फिर कैपिटल आर स्मॉल बाई के साथ चला गया, स्मॉल आर कैपिटल बाई के साथ भी गया, एंड स्मॉल आर स्मॉल बाई के साथ भी गया। और ये जो गैमेट बने ये अपने किसी भी गैमेट के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी गैमेट के साथ जुड़ सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है बात, क्लियर है? चलिए देखिए, तो पानेट स्क्वायर में उन्होंने क्या बोला कि द पानेट स्क्वायर कैन इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स पोलेंस इन द F1 जनरेशन, दैट इज आर स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई का इसका जो गैमेट्स बनेगा आफ्टर मियोसिस, दैट विल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विद द अदर गैमेट्स। क्लियर है? तो इसका गैमेट्स क्या बतलाया, अभी क्या बनेगा इसका गैमेट्स, क्या क्या बनेगा? सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला बतलाए थे 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो इसमें देखिए हेट्रोजाइगस कितना है, दैट इज 2, तो मतलब कि 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। मतलब कि जो आपका इसमें जो गैमेट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, अब देखिए कैसे 4 बनेगा। देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर बाई स्मॉल बाई है, ये एक जीन है कैपिटल आर स्मॉल आर,
दूसरा जीन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो उस दोनों जीन को लिखे, देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा जीन लिख दिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जब सेपरेट होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जब जीन सेपरेट होगा तो एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कैपिटल आर जो है इस वाई के साथ जुड़ेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन जाएगा। ये अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाता है तो स्मॉल वाई इसमें आ जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जुड़ सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जुड़ सकता है। तो इस तरीके से टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे इंडिपेंडेंटली, और वो किसी गैमेट्स के साथ फ्यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इसी को मेंडल्स ने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है बच्चे, क्लियर है? चलिए अब देखिए, जो हम बात बतलाए वही बात फिर से यहाँ बतला रहा है कि देखिए 2 पेयर था, 2 पेयर कौन कौन सा जीन था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें से ये जब सेपरेट होगा तो ये 50% ये बनाएगा, अलग होगा, 50% ये होगा, 50% इस जीन में कैपिटल वाई होगा, 50% स्मॉल वाई होगा, ठीक है। और ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी जुड़ सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जुड़ सकता है। देखिए तो एनसीईआरटी लिखा हुआ क्या है पहले वो देख लीजिए। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन दैट इज आर एंड स्मॉल आर, 50% ऑफ द गैमेट्स हैव कैपिटल आर एंड द अदर 50% ऑफ गैमेट्स हैव स्मॉल आर। क्या बतलाया कि जो गैमेट्स बना तो गैमेट्स क्या हुआ था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही बना था। अब देखिए ये जो आर का जो फंडा है क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर था। अब जब सेपरेट हुआ तब ये दोनों सेपरेट हुआ तो ये 50% हो गया, ये 50% हो गया, और ये दूसरे के साथ उसी तरीके से जो कैपिटल वाई जीन है ये भी सेपरेट होगा तो ये बन जाएगा इसका 50% और ये बन जाएगा 50%, और ये किसी के साथ आपस में जाकर फ्यूज़ कर सकते हैं, आपस में जाकर कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि now besides each gametes having either capital R or small r, it is should also have the allele capital Y or small y. The important thing to remember here that the segregation of 50% of R capital R, क्या बोल रहा है, 50% of capital R जो हुआ वो और 50% स्मॉल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ वाई एंड 50% ऑफ स्मॉल वाई। वो बिल्कुल सेपरेट है, 2 अलग अलग जीन हैं। तो 2 अलग अलग जीन है जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग अलग है, तो वो अल्टरनेट फॉर्म बिल्कुल सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि देयरफॉर द 50% ऑफ द आर स्मॉल आर बियरिंग गैमेट्स कैपिटल वाई एंड अदर 50% हैव स्मॉल वाई, ठीक है। तो जो स्मॉल आर जैसे मान लीजिए कि बना ना, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गया और स्मॉल वाई के साथ भी गया, तभी तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई बना था। तो 50% कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है स्मॉल आर, और 50% स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक उसी तरीके से कैपिटल आर है वो भी कैपिटल वाई के साथ जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो टोटल 4 गैमेट्स बने वो क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा, मतलब 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएगा। वही बातें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिमिलरली द 50% ऑफ कैपिटल आर बियरिंग वाई कैपिटल वाई एंड 50% हैव स्मॉल वाई। क्लियर है? अब देखिए 10 देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स। कौन कौन सा हो गया वो हम लोग बात कर लिए। देखिए 4 टाइप्स कौन कौन सा है, ईच विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस। अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे टोटल 4 गैमेट्स बन रहा है और सबका क्या है फ्रीक्वेंसी, एक ही बन रहा है, तो 1/4 हो गया सबका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। When you write down the 4 gametes of eggs and pollens on the 2 sides of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of zygote that give rise to the F1 plants। अब क्या बोल रहा है कि जब ये 4 गैमेट्स बन जाते हैं तो पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। पनेट स्क्वायर क्या बोलते हैं कि ऊपर के रो में एक पेरेंट्स का गैमेट्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड के तरफ एक पेरेंट्स का गैमेट्स लिखते हैं और उन दोनों का कंबाइन बनाकर हम लोग पूरा प्रिडिक्ट करते हैं, पूरे खाने को भर देते हैं, दैट इज़ द पनेट स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग F2 जनरेशन में जितना भी पॉसिबल जीनोटाइप या फिर ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप रहेगा वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए
अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि मेंडल्स के कितने नियम बने। मेंडल्स ने 3 नियम दिए। तीनों नियम क्या क्या है अभी हम लोगों ने बात कर लिया कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ठीक है, लेकिन अब उसमें किसी में कुछ एक्सेप्शन केसेस होती है, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो किसी में एक्सेप्शन नहीं है, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या बोल रहा है, मेंडल्स का पहला नियम है द लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसका एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक डोमिनेट करता है, एक एक्सप्रेस कर पाता है एक जीन, तो दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो जो डोमिनेट करता है दैट इज़ द डोमिनेंस। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये भी है कि जब F1 जनरेशन में किसी किसी प्लांट्स में अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और हो सकता है जो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग डोमिनेंस में क्या देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दैट इज रिसेसिव। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिला कि दोनों का दोनों कैरेक्टर एक साथ देखने को मिला, एक साथ एक्सप्रेस किया, दैट इज कॉल्ड द को डोमिनेंस। तो ये पूछा गया है, ये पूछा गया है बच्चे, ध्यान रखिएगा क्या चीज़ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, ये पूछा गया है। तो को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का किसी तरीके से कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं पढ़ने को मिलता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक हम लोग को एक्सेप्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड द लिंकेज। इसकी भी हम लोग बात करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, देखिए हम लोग लगातार इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बात बतलाए कि जब F1 जनरेशन में एक जीन का एक जो एलील है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन टू प्योर लाइंस विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, ओनली वन डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर अपीयर्स इन ऑफस्प्रिंग, द अदर फॉर्म्स रिमेन अनएक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन की ही बात करेंगे अभी। एंड देयर इज इन लॉ ऑफ डोमिनेंस देयर इज मैक्सिमम एक्सेप्शन। मैक्सिमम एक्सेप्शन मतलब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन मिले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखने को मिला। सेकेंड लॉ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किसी तरीके का एक्सेप्शन नहीं मिला, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग सिर्फ एक बात करेंगे, दैट इज लिंकेज। क्लियर है, चलिए अब बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बतलाया कि जो एक जीन का दो अल्टरनेट फॉर्म जिसको एलील बोलते हैं वो सेपरेट होते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब वो अपने आप को सेपरेट करते हैं और उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू एलील्स फॉर ईच ट्रेट सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड दस देन यूनाइट एट रैंडम वन फ्रॉम ईच पेरेंट एट फर्टिलाइजेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, ये इतनी बार पढ़ लिए हैं। देखिए NCERT भी हम लोग देख रहे हैं और साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मिलता है उसको भी देखते हुए चल रहे हैं कि ताकि आपको टारगेट रहना चाहिए क्या, 360 आउट ऑफ 360, 360 नंबर में 360 नंबर लाने की होड़ होनी चाहिए, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, और उसके लिए हमको बच्चे थोड़ा सा NCERT से हमको बाहर निकलना ही पड़ता है। तो देखिए क्या बात बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है, देखिए हम लोग पुरानी बातों को बार बार पढ़ रहे हैं कि ताकि एक बार दिमाग में फिट बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स से या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, इस चैप्टर से हर साल आपको 3 से 4 क्वेश्चन आना तय है, ये श्योर शॉट है। तो इसके लिए हम लोग जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस क्या होता है। तो हाइब्रिड विगर, अब ये हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड क्या चीज़ हो रहा है, दो पेरेंट्स का यूनाइट होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसी को तो हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जैसे एक कैपिटल T टॉल हम लोग का पेरेंट्स था और एक पेरेंट्स ड्वार्फ था, तो इन दोनों का कंबाइन किए, क्रॉस करवाए तो हमको क्या मिला, टॉल ऑफस्प्रिंग मिला।
और टॉल कैसा मिला, ये अगर प्योर पेरेंट्स तो प्योर रहेंगे, तो टॉल के लिए हम लोग कैपिटल टी की बात कर रहे हैं, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी की बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ये दोनों आपस में यूनाइट होंगे तब क्या बन जाएंगे टॉल, ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो हेट्रोजाइगस टॉल होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा। और हेट्रोजाइगस होगा मतलब कि ये बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर इनके पास आएगा, और इसीलिए अपने दोनों पेरेंट्स से जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग मिलता है वो ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का होता है। कैसे? क्योंकि पेरेंट्स के पास कोई एक कैरेक्टर था, एक पेरेंट्स के पास दूसरा कैरेक्टर था, और वो दोनों का दोनों कैरेक्टर किसके पास आ गया, ऑफस्प्रिंग के पास आ गया हाइब्रिड होने के बाद। और इससे क्या हुआ कि जब दोनों कैरेक्टर, दो कैरेक्टर पेरेंट्स का जो कि पहले इंडिपेंडेंटली अलग अलग पेरेंट्स में था, वो दोनों कैरेक्टर एक ही संतान में अब आ गया, तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है इट इज़ मोर सुपीरियर देन दियर पेरेंट्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड विगर है ये अगर उस पेरेंट्स में जो ऑफस्प्रिंग बना उसमें अगर इनब्रीडिंग करवाते रहे, सेल्फिंग करवाते रहे हर जनरेशन में, तब क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो क्वालिटी ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको अगर मेंटेन करना है तो हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। कि जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्लांट हमको ये कैपिटल टी का था, ठीक, और इस एक स्मॉल टी का था, यहाँ से प्लांट गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों बनकर हो गया कैपिटल टी। ये वाला जो प्लांट्स हमको डेवलप होगा, तो अगर इसको वेजिटेटिवली अगर ये ग्रो करवा रहे हैं तो क्या रहेगा, इसका जीनोटाइप कैसा रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको वेजिटेटिव मतलब कोई ब्रांच को लेकर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन में, अगर इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो ये कैरेक्टर मेंटेन रह जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर जब सेल्फिंग करवाते हैं, क्या बोले थे, इनब्रीडिंग करवाते हैं, तो कैपिटल टी हो गया स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी, तो क्या बोलते हैं कि इसमें एक पेरेंट्स की तरह, दो पेरेंट्स की तरह मिल जाएगा, और दो हाइब्रिड, मतलब कि धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है बात? देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है कि हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस क्या है, द सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड, सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड। देखिए पहले सेंटेंस में बात आ गई, सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर आइदर पेरेंट्स in one or more traits is called hybrid vigor or heterosis. This term is given by Shell। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये डबल स्टार मार्क लगा देते हैं। और ये भी पूछा हुआ है, ट्रिपल स्टार मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, हाइब्रिड विगर इज लॉस्ट बाय इनब्रीडिंग, दैट इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, टू मेंटेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज फेवर्ड, और इसको मेंटेन करना है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए हम लोग जो ये हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो वैसे प्लांट्स में करवाते हैं जो क्या बोल रहे हैं कि जिससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सके, उससे उसी को हम लोग करवाते हैं कि ताकि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, क्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो लॉस नहीं हो जाएगा प्रॉपर्टी, और इसीलिए हम लोग को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, ज़्यादा उस चीज़ को मेंटेन कर सकता है। क्लियर है? देखिए अब ये जो हम लोग डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिए, उसका मेंडल ने मैथमेटिक्स फार्मूले ऊपर किस किस तरीके से उसको शूट किया, किस तरीके से मैथमेटिकल फार्मूला में उसको इम्प्लीमेंट किया, उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्या मेंडेलियन एनालिसिस इन मैथ्स। अब देखिए पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट की बात बोल रहे हैं, तो गैमेट के लिए हम लोग बोले थे 2 to the power n, हम लोग बहुत पहले से मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड में भी देख लिए 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। देखिए यहाँ हम लिख दिए वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक भी हेट्रोजाइगस नहीं रहेगा, तो मोनो हाइब्रिड में क्या हो गया, जैसे हम लोग बोल रहे हैं गैमेट, ये कैपिटल टी है, पेरेंट्स है, इसमें क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस नहीं है, तो हेट्रोजाइगस n इक्वल टू 0, तो मतलब 2 to the power 0 इक्वल टू 1, तो इसका गैमेट कितना बनेगा, किस टाइप का, एक कैपिटल टी ही सिर्फ बनेगा। इसी मोनो हाइब्रिड का जब अगर F1 लेते हैं, F1 कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन 1 हो गया, n इक्वल टू 1, तो 2 to the power 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 1 इक्वल टू 2, और इसका गैमेट हम लोग जानते हैं कि क्या बनता है, एक कैपिटल टी बनता है और दूसरा स्मॉल टी बनता है। क्लियर है बात? उसी तरीके से अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो डाई हाइब्रिड में हमको क्या बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें देखिए एक भी
कंडीशन नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, तो इसका क्या हो गया 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0 का 1 हमको यहाँ पर गैमेट बना था कैपिटल R कैपिटल Y सिर्फ। वहीं पर अगर इसका हेटेरोजाइगस कंडीशन जब हम लोग F1 करवाने के F1 जनरेशन को लेते हैं तो क्या F1 जनरेशन में मिला था हमको कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 हो गया इस जीन में भी और इस जीन में भी, ठीक है। तो दोनों में अब 2 हेटेरोजाइगस हो गया, मतलब n इक्वल टू 2, तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, तो हमको यहाँ पर गैमेट 4 बना था। क्लियर है? देखिए अब बात क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि पॉसिबल डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी इज इक्वल टू क्या उन्होंने बताया 3 टू द पावर n। अब जैसे मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड में क्या देखे थे हम लोग, मोनोहाइब्रिड में देखे थे कि क्या देखे थे 3 जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉसिबल डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी दैट इज 3 टू द पावर n। अब देखिए अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जहाँ पर क्या है 1 है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस तो वहाँ पर क्या है 1 ही है, और वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं तो 3। तो अब यहाँ पर जो क्या बोल रहा है जीनोटाइप, तो जीनोटाइप 3 टाइप का हमको जीनोटाइप देखने को मिला था ना, कौन कौन सा, एक मिला था कैपिटल T, एक मिला था कैपिटल T स्मॉल t, और एक मिला था हमको स्मॉल t। तो 3 जीनोटाइप का मिल गया था हमको ऑफस्प्रिंग। वही बातें मैथमेटिकली मेंडल्स ने बतलाया, ठीक है। अब इसमें मेंडल्स का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या मिला था, टोटल 4 प्रोजेनी मिला था। टोटल 4 प्रोजेनी का जीनोटाइप रेशियो क्या था 1:2:2:1। इसमें जो सबसे लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन जीनोटाइप क्या था 1/4, 4 टोटल बना था, तो उसमें से एक 1/4 ये बन गया, ये बन गया एक। तो देखिए यहाँ पर उसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बतलाया मेंडल्स ने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लीस्ट कॉमन जीनोटाइप दैट इज 1/4 टू द पावर n। n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अब बात करते हैं पॉसिबल डिफरेंट फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी दैट इज 2 टू द पावर n। फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड के केस में कितना था 2 था। कैसे, एक टॉल मिला, 3 टॉल मिला था और एक हमको ड्वार्फ मिला था, यही मिला था ना F2 जनरेशन में। तो अब देखिए उसके लिए मेंडल्स ने एक फार्मूला बतला दिया 2 टू द पावर n। अब वहाँ पर हेटेरोजाइगस कितना था, सिर्फ एक था। अब कैसे एक आया बता देते हैं। F1 जनरेशन को जब लेंगे, F1 जनरेशन को जैसे कैपिटल T स्मॉल t था, तो यहाँ पर क्या था हेटेरोजाइगस एक ही था ना, तो 2 टू द पावर n और n इक्वल टू 1, तो मतलब 2, ठीक है। तो टॉल और ड्वार्फ मिला था। अगर हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 हो जाएगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये 2 हो गए तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 हमको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मिला था। क्या क्या 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। चलिए अब देखिए फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 टू द पावर n। ये हम पहले भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू बतला दिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 ही था, जहाँ n की पावर क्या हो जाएगा, n क्या हेटेरोजाइगस 1 ही है ना, तो ये हो जाएगा 3:1। और लेकिन वही अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात बोलते हैं तो वहाँ पर क्या है 2 हेटेरोजाइगस है। तो 2 हेटेरोजाइगस है तो इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करके भी बतलाया था मैं 3:1 इंटू 3:1 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड में। ठीक उसी तरीके से जीनोटिपिक रेशियो के लिए भी फॉर्मूला उन्होंने बतलाया दैट इज़ 1:2:1, जो कि हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिला था। और चूंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब n बढ़ा देंगे मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस बढ़ते जाएगा, उस तरीके से हमको जीनोटिपिक रेशियो भी बढ़ता हुआ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इक्वल टू 4 टू द पावर n। मोनोहाइब्रिड के केस में क्या था, टोटल प्रोजेनी 4 मिले थे, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन वहाँ पर 1 था, तो टोटल क्या हो गया 4। एक टॉल था, 2 हाइब्रिड टॉल था यानी हेटेरोजाइगस टॉल था और एक ड्वार्फ था। इन द सेम कंडीशन अगर हम लोग बात करते हैं डाई हाइब्रिड में, तो डाई हाइब्रिड में 4 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो मतलब टोटल 16 प्रोजेनी हमको मिले थे। ये हम F2 जनरेशन में भी करके दिखला दिए थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एम्स और जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हम लोग कर लेते हैं
कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कभी कभार पूछ देते हैं, कुछ जो 15% इधर उधर से पूछते हैं, 10 to 15%, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ताकि 360 और 360 लाने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए क्या इसमें बोल रहा है कि जे कॉल र्यूटर जो कि जर्मनी के थे, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन टोबैको प्लांट। ऐसा ये नहीं था कि सिर्फ मेंडल ने ही अपना एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन का किया था, इनके पहले भी साइंटिस्ट हुए, जे कॉल र्यूटर जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने टोबैको प्लांट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किया था। इसके अलावा नाइट और गॉस ने मटर के पौधे पर हाइब्रिडाइजेशन किया था। मेंडल ने पहला आदमी नहीं थे ऐसे कि जो मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? नाइट एंड गॉस परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। ठीक है, और मेंडल्स फ्रस्ट्रेशन में मेंडल्स को क्यों नहीं ख्याति मिला, क्यों उनको काम को सराहना नहीं किया गया? तो नगोली ने एक हायरार्कियम प्लांट्स का सीड दिया था, बोला था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट जो आप किए हैं वो इस प्लांट्स के ऊपर, इस सीड के ऊपर अगर होता है तो हमसे आकर मिलेगा, हम आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंडल्स को उस हायरार्कियम प्लांट्स के ऊपर किसी तरीके से रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे कि उनका जितना भी काम किया हुआ सब व्यर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको जीते जी काम का सराहना नहीं कभी हुआ। देखिए, मेंडल्स ऑल्सो परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन हायरार्कियम प्लांट्स दैट इज सीड सेंट बाय नोगेली। ये भी पूछा हुआ है, मेंडल्स ने और किस प्लांट्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? हायरार्कियम प्लांट्स। और ये किसके थ्रू भेजा गया है? नोगेली के थ्रू। ये जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आपको हम बतलाएंगे, दिखलाएंगे, उसमें देखिएगा, उसमें दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या था? 1:1। देखिए कैसे ये बात बोल रहे हैं कि जैसे देखिए F2 जनरेशन में टोटल कितना ऑफ स्प्रिंग बना था? 1:2:1, मतलब 4 ऑफ स्प्रिंग बने थे। ये प्योर होमोजाइगस था, डोमिनेंट था, ये प्योर होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर था, और ये हाइब्रिड था। तो ये दोनों आपको प्योर हो गए, होमोजाइगस कंडीशन में 2 हो गए, और हेट्रोजाइगस में 2 हो गए, तो दोनों कट जाएंगे, तो 1:1 रेशियो हो गया ना, 1:1 रेशियो। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। फिर से हम लोग पढ़ते हैं। उस पनेट स्क्वायर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या कहाँ से पूछता है, इसलिए हम इसको स्पेशली फिर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने खाने बनेंगे बच्चे? 16 बनेंगे। बहुत सही, 4 हो गया 16। 4 गैमेट्स मेल गैमेट्स रहेगा, 4 फीमेल गैमेट्स रहेगा, दोनों क्रॉस करवाएंगे, टोटल 16 ब्लॉक बनेंगे पनेट स्क्वायर में। अब देखिए जब ये पूरा पनेट स्क्वायर भर दीजिएगा, आप इसको घर में करके देख लीजिएगा, और उसमें से 2 प्लांट्स, अब क्या क्या पूछता है वो ध्यान दीजिएगा। प्योर होमोजाइगस प्लांट्स कितने होंगे? प्योर होमोजाइगस प्लांट की संख्या, प्योर होमोजाइगस, याद रखिएगा, प्योर होमोजाइगस प्लांट वो 2 होगा। कौन कौन सा? ये एक ये होगा और लास्ट का ब्लॉक होगा। ये दोनों जो प्लांट्स होगा दैट विल बी द प्योर होमोजाइगस प्लांट। प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट कौन सा होगा? प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट ये है, और प्योर होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स ये है, ये सबसे लास्ट वाला। इसकी गैमेट क्या रहेगी? स्मॉल आर स्मॉल बाई। इसकी गैमेट क्या रहेगी? जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल बाई। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो प्योर रिसेसिव एक रहेगा, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एक रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होमोजाइगस प्लांट टोटल कितने रहेंगे? तो होमोजाइगस प्लांट रहेगा 4। ये डायगोनली जो रेड कलर का जो डायगोनली लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है दैट इज होमोजाइगस प्लांट। कैसे? तो इसका तो हम ये जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर कैपिटल बाई। इसका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल बाई। इस ब्लॉक का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर स्मॉल बाई, और इसका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल बाई। तो ये प्योर का प्योर, ये वाला बच्चे इंटरचेंज कर लीजिएगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि 4 होमोजाइगस प्लांट रहेगा, और डबल हेट्रोजाइगस
कौन सा रहे, कितना ऑफ स्प्रिंग रहेगा, वो भी 4 रहेगा। इस डायग्राम को जोड़िएगा तो डबल हेटेरोजाइगस। डबल हेटेरोजाइगस कहने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन सभी चारों खाना में सभी का जीनोटाइप वैसा ही रहेगा, दोनों का दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और इसलिए इसको बोलते हैं डबल हेटेरोजाइगस बोलते हैं। क्लियर है। अब पूछता है कि होमोजाइगस, द रेशियो बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कितना हो गया। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या है, 4 प्लांट्स, और टोटल 16 प्लांट्स हैं, जिसमें से 4 तो आपको होमोजाइगस हो गया, बाकी बच गया क्या, हेटेरोजाइगस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक डबल हेटेरोजाइगस है, यहाँ पूछें सिर्फ हेटेरोजाइगस, तो 4 प्लांट्स तो आपका होमोजाइगस हो गया, बाकी बच गया 12, तो 4/12 4/12 इक्वल टू 1/3, और रेशियो क्या आ गया 1:3। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस को जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं समझ लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये समझिए। ये स्लाइड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है बच्चे, ये तो इसको आप भूलिएगा भी नहीं। और इसके अलावा जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो सब याद रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए उसी पैटर्न्स को जो हम लोग मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड में ये सब बातें करते हुए आ रहे हैं, तो अब ट्राई हाइब्रिड की अगर बात कर दिया जाए तो ट्राई हाइब्रिड का भी बता सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1। ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े हैं फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए, 3:1 को हम लोग, अब ये ट्राई हाइब्रिड है मतलब 3 कैरेक्टर लेके पढ़ेंगे, तो इस पर n=3 कर दीजिए। अब इसको हम ये क्या कर रहे हैं कि जी 3:1 का क्यूब करिएगा तब तो आ जाएगा, लेकिन डाई हाइब्रिड हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, जानते हैं 9:3:3:1 होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं 3:1 से, तभी हमको आ जाएगा, देखिए 9×3=27, फिर 9×1=9, ठीक है, फिर 3×3=9, ठीक है, फिर 3×3=9, 3×1=3, फिर ये 3×3=9, फिर 3×1=3, फिर 3×1=3, हाँ 3×1=3, और फिर 1×1=1, टोटल हो गया 27:9:9:9:9 3:3:3:1। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई हाइब्रिड का भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इवन टेट्रा हाइब्रिड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो अब देखते हैं कि यहाँ पर से भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखे हैं कि द मेंडल्स यूज टर्म एलिमेंट्स। देखिए मेंडल ने एलिमेंट्स फॉर फैक्टर्स, जिसको आज के टाइम में जीन बोलते हैं, वो इस्तेमाल किए थे। टर्म फैक्टर वाज यूज्ड बाय कॉरेन, मेंडल्स फैक्टर्स आर टुडेज जीन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है क्या कि व्हेन ए ड्वार्फ पी प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट के लिए क्या हो गया जीनोटाइप स्मॉल टी। अब बोल रहा है क्या कि दिस प्लांट्स इज ट्रीटेड विथ जिबरलिन फाइटो हार्मोन्स। जिबरलिन इज एक फाइटो हार्मोन, प्लांट्स का एक हार्मोन है जिसका काम क्या है, वो सेल इलोंगेट करवाने का काम करता है। देखिए जिबरलिन फाइटो हार्मोन्स, इट बिकम्स टॉल लाइक नॉर्मल टॉल प्लांट्स। अब ये जो ड्वार्फ प्लांट था इसके ऊपर हम जो जिबरलिन दिए तो ये टॉल हो गया, टॉल तो हो गया, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल टॉल्स होते हैं उस तरीके से होता है, बट इट डज नॉट अफेक्ट इट्स जीनोटाइप मेकअप। तो बोलता है क्या, क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्या एक ड्वार्फ प्लांट के ऊपर, जीनोटिपिकली ड्वार्फ है, उसके ऊपर अगर हम जिबरलिन स्प्रेड किए और हमको प्लांट्स मिल गया टॉल, तो क्या ये इसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो जीनोटाइप क्यों चेंज होगा भाई, जीनोटाइप वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो मतलब इस टॉल हो जाने के बाद भी इस प्लांट्स का जीनोटाइप कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ कंडीशन का ही रह जाएगा, स्मॉल टी। अब अगर पूछ दे कि ये एक हम जिबरलिन स्प्रेड टॉल प्लांट्स को, जो बेसिकली ड्वार्फ है, उसको अगर हम कंबाइन करवाते हैं एक नॉर्मल टॉल के साथ, तो हाइब्रिड कैसा रहेगा। तो आप बतला सकते हैं कि इसका जीनोटाइप तो स्मॉल टी रह जाएगा, तो इसका गैमेट हो जाएगा टी, और उधर टॉल प्लांट्स का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो हाइब्रिड इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स हो जाएगा। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि व्हेन ए ड्वार्फ पी प्लांट ट्रीटेड विद जिबरलिन फाइटो हार्मोन, इट बिकम्स टॉल लाइक नॉर्मल प्लांट्स बट डज नॉट अफेक्ट इट्स जेनेटिक मेकअप, इट रिमेन्स ड्वार्फ जेनेटिकली। मेंडलिज्म इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रोकैरियोट। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए याद रखिएगा मेंडल जो है, मेंडल का जो इफेक्ट जितने एक्सपेरिमेंट्स देखे वो प्रोकैरियोटिक पर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। चलिए
चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे बच्चे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।